हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे मॉनसून पर क्वेश्चंस और इंडियन सॉइल्स पर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मैंने बोला, हमारा मेन मानसून है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दक्षिण और ये पश्चिम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं होती? उत्तर है क्योंकि ये पवन विमुख पक्ष में या वर्षा छाया मानसूनी मतलब लीवर्ड साइड में या रेन शेडो एरिया में तमिलनाडु होता है, इसलिए यहाँ मेन मानसून जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, उससे बारिश नहीं होती। अब रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड कौन सा होता है? जब भी मानसून की पवनें आती हैं, मानसून आता है तो वो पर्वतों से टकराता है और पर्वतों पर ये जो है ये विंडवर्ड साइड होती है, क्योंकि ये मानसून में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। जैसे ये ऊपर होता है तो ये यहाँ से प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाता है, यानी बारिश शुरू हो जाती है। और जब वो जो पवनें होती हैं वो इधर की तरफ जाती हैं तो ये होती है विंडवर्ड साइड, तो ये खाली हो जाती है, मतलब ये सारा मॉइस्चर तो यहाँ गिरा देती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती। और तमिलनाडु भी इसी क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु इसलिए लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया में आता है। यहाँ से हमारा मानसून शुरू हुआ और ये लीवर्ड साइड में आता है, इसलिए यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून में बारिश नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये आता भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर है तमिलनाडु। अभी मैंने बताया कि साउथ वेस्ट से नहीं होती यहाँ पर, तो ये रिट्रीटिंग मानसून से होती है। रिट्रीटिंग मानसून जब यूं आता है, इधर की तरफ से आता है, तो यहाँ ये मॉइस्चर उठाता है इस अरब सागर, ये वे बंगाल से, और ये पूरे इस एरिया में विंटर में बारिश होती है। विंटर में बारिश होती है, इसे रिट्रीटिंग मानसून की बारिश भी कहा जाता है, या फिर इसे हम उत्तर पूर्व मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी मानसूनी हवाएं भारत में मुख्य वर्षा ऋतु लाती हैं और भारत में किस राज्य से मानसून की शुरुआत होती है? जैसे मैंने अभी बताया कि साउथ वेस्ट मानसून से भारत में मेन बारिश आती है। साउथ वेस्ट मानसून यहाँ भूमध्य रेखा की तरफ से आती हैं पवनें, और ये यहाँ पर एक साउथ वेस्ट मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो इधर से एयर चली जाती है और एक इधर से ये अरेबियन सी की ब्रांच होती है और ये बे ऑफ बंगाल की। तो मानसून यहाँ से आता है सबसे पहले यहाँ केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून मेन है और इसकी सबसे पहले यहाँ शुरुआत जो होती है केरल से होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे चला जाता है और ये पूरा ईस्टर्न एरिया, और ऐसे यहाँ से एक ब्रांच इसकी जाती है इस तरफ को, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर ऐसे करके यहाँ चला जाता है। और फिर जब वो वापस आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो यहाँ तमिलनाडु में बारिश होती है, जो पीछे हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये एमपीपीसीएस में आ रखा है, इसलिए मैंने ये पूछा है। अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, मौसिम जिसका अर्थ होता है ऋतु, तो वहां से मानसून निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे इस क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए मैं इसे पूछ रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने जैसे बताया कि दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, एक ये अरब सागर वाली ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो कहाँ से कहाँ तक इसकी दिशा हुई? दक्षिण पश्चिम से। ये दक्षिण पश्चिम है, ये साउथ वेस्ट है, और ये उत्तर पूर्व की तरफ, ये उत्तर ये है और ये पूर्व की तरफ जाता है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये मानसून की दिशाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह में होती है। लेह यहां है, लेह में होती है। और जब ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस प्रश्न को पूछा है, लेकिन उसमें 4 चॉइसेस दी जाती हैं, उसमें एक चॉइस जैसलमेर भी होती है। जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था तो मैंने भी जैसलमेर पे ही लगाया था, ये सोच के जैसलमेर में कि ये तो राजस्थान में तो डेजर्ट है इसलिए, लेकिन ये लेह में होती है।
और लेह के बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भारत का सबसे बड़ा, पता है? आप मुझे बताइएगा कि पहला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पहला सबसे क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और ये भी बताइएगा, ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत का सेकंड राज्य स्टेट क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो इन दो प्रश्नों के जवाब आपने मुझे देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ये भारत का ही एक स्थान है, मौसिनराम। वो स्थान है जो कि मेघालय में, मेघालय कहाँ है? ये है मेघालय। मेघालय में मौसिनराम है। ये इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहां होती है। अभी हमने इंडिया में सबसे कम बारिश की बात की थी पिछले क्वेश्चन में, और अब हम इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कब किसी दिन को वर्षा दिवस या रेनी डे के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये भी पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है ये। जब कब होता है? जब 24 घंटे में 2.5 mm या उससे अधिक बारिश हो जाती है, तब उस दिन को रेनी डे घोषित किया जाता है। रेनी डे, ठीक है, इसका पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंगो शावर क्या होते हैं? ये देखिए बीपीएससी प्री में 1994 में पूछा है। मैंगो शावर्स ये प्री मानसून वर्षा है, या प्री मानसून शावर्स हैं जो केरल में और कर्नाटक में होते हैं। कर्नाटक में, और क्या होते हैं ये आमों के पकने में मदद करते हैं। मानसून से पहले अप्रैल में होते हैं ये। अप्रैल, क्योंकि मई में तो मानसून आ ही जाता है, तो अप्रैल में ये बारिश और गर्मी में बारिश के रूप में आता है। तो इन्हें मैंगो शावर्स कहा जाता है, क्योंकि मैंगो के पकने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काल बैसाखी या नॉरवेस्टर्स क्या हैं? अब जैसे हमें अभी मैंगो शावर्स पढ़े थे, ये काल बैसाखी भी एक तरह के स्थानीय तूफान है। कहाँ आते हैं बेसिकली? ये वेस्ट बंगाल में और असम में मेनली होते हैं। असम में ये मेनली आते हैं। थोड़ा बहुत इलाका ये बिहार और झारखंड को भी प्रभावित करते हैं, और ये अगेन वही अप्रैल के आसपास ये आते हैं। और होता क्या है इनमें? नॉरवेस्टर या काल बैसाखी में मूसलाधार बारिश होती है, हवाएं होती हैं, अक्सर ओले वगैरह भी पड़ते हैं, और ये अप्रैल से स्टार्ट होकर और ये मानसून के ऑनसेट तक, शुरुआत होने तक आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रबी की फसल के लिए कौन सा मानसून अत्यधिक लाभदायक है? दो तरह के मानसून हैं। मेन साउथ वेस्ट मानसून है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जो रिट्रीटिंग मानसून भी कहलाता है। और ये रिट्रीटिंग मानसून पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूरोप कह रहा हूं मैं, यूपी में बारिश लाता है। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में बारिश लाता है। और ये इस टाइम रबी की फसलें बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? नवंबर में बोई जाती हैं, और अप्रैल में ये इनकी कटाई होती है। तो उन रबी फसलों के लिए, जैसे गेहूं, जौ, अलसी, चना, ये मेन फसलें हैं, इनके लिए ये शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की बारिशें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को रैगुर के नाम से भी जाना जाता है, कपास मिट्टी भी के नाम से, उष्णकटिबंधीय काली मिट्टी, स्वज्योति मिट्टी, इनके सबके रीजन है। रैगुर बोला जाता है उसको। एक्चुअली रैगुर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो किस चीज का? ये पूरा ये जो हमारा बीच वाला इलाका है, इसमें ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी एक्चुअली इग्नेयस रॉक से, आग्नेय चट्टानों से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है। आपको ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि ये जो काली मिट्टी होती है वो इग्नेयस रॉक से बनी होती है। और किस चीज का, जैसे मैंने रैगुर कहा, रैगुर मतलब ओवरफ्लो इग्नेयस
उसका लावे का ओवरफ्लो, उससे ये बनी थी। तो और इनका कलर काला होता है। ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉटन के लिए, ठीक है। और स्वज्योति मिट्टी भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो पानी को रिटेन कर सकती है, इसलिए उसको बार बार नहीं जोतने की ज़रूरत पड़ती। और इसमें ये सब देखिए, चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी बताया ये बीच वाला इलाका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र और कर्नाटक का इलाका है, जिसमें कि काली मिट्टी जो है मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये मिट्टी पानी को बरकरार रख सकती है? अभी मैंने बताया आपको काली मिट्टी, काला लिख दिया गया है, ये काली मिट्टी होना चाहिए। इसमें उच्च नमी प्रतिधारण होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पानी को रिटेन कर सकती है, इसलिए इसमें सिंचाई वगैरह की कम ज़रूरत होती है। तो ये काली मिट्टी होती है कि जिसमें कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और मैंने ये बता दिया था कि मध्य भाग जो है हमारा, उसमें ये काली मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय से के कारण हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से, विदर्भ ज्वालामुखी चट्टाना जो होती हैं उनके से, ये जो वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं उससे ये पूरा इलाका ही हमारा जो है वॉल्केनिक रॉक से बना है। तो ये मिट्टी क्योंकि इसी इलाके में पाई जाती है, तो इसलिए ये वॉल्केनिक रॉक से बनी है, बसाल्ट लावा से जो बनी है, ये बसाल्ट याद रखिएगा इसको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है और लेटराइट मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम बताइए। लेटराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी की वो बह जाती है, और उसके बाद इसका, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ, इसका रंग रेड होता है, रेड मिट्टी भी कहते हैं इसको। और ये उतनी उपजाऊ नहीं होती, लेकिन किस किस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? चाय के लिए अच्छी होती है, काफ़ी, रबर, सिनकोना, और चिनकोना लिख दिया गया है, शिनकोना या चिनकोना जो भी पढ़िए आपको, सो काजू, नारियल, इन सब के लिए ये लेटराइट सॉइल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी सदर्न स्टेट्स में ये अक्सर पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदियों से निकलने वाली गाद से कौन सी मिट्टी बनती है? जो उसका ये जलोढ़ मिट्टी या अलुअल सॉइल है, ये बहुत उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है ये। और पूरा गंगा क्षेत्र जो फर्टाइल सॉयल है, ये पूरा ये वाला इलाका जो हमारा पंजाब, हरियाणा का, और उधर जो भी, मतलब जहाँ ज़्यादा नदियाँ हैं, नदियाँ मेन हमारी नदियाँ इसी इलाके में हैं, तो वहाँ जो मिट्टी लेकर आती है नदियाँ, उससे बनती है जलोढ़ मिट्टी, और ये बहुत उपजाऊ होती है। तो आपको यही याद रखना कि अलुअल सॉइल जो है वो सिल्ट से बनती है, ये सिल्ट जो आता है नदियों के साथ उससे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आईएएस में पूछा गया है 2010 में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्या खासियत होती है इनकी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की? वहां होते हैं यहाँ जहां 70 से 200 सीएम तक बारिश होती है, रेन होती है, वहाँ ये फॉरेस्ट होते हैं। इनमें कौन कौन से मतलब पेड़ आते हैं? चंदन की लकड़ी इनमें आती है, शीशम, महुआ, साल, सागौन, बांस, ये इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जो इन प्रकार के वनों में पाई जाती हैं, और ये वन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में। ये रहा मध्य प्रदेश हमारा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल है। अभी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के तहत, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ये सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्रफल के हिसाब से वनों में वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़,
चौथा उड़ीसा और पांचवा महाराष्ट्र। क्यों लिखवाया है मैंने आपको, ये इसलिए लिखवाया है कि सबको पता है, मध्य प्रदेश तो सबको पता है। वो दूसरा पूछ लेगा आपसे तो क्या जवाब देंगे आप, तो दूसरा पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस फूल को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, पलाश या ढाक के फूल को? ये देखिए आप, ये दिख रहे हैं आपको, ये ज्वाला की तरह ही लग रहे हैं, इतने रेड होते हैं और पूरा जंगल अगर रेड हो गया तो जंगल की ज्वाला, इसलिए उसका नाम उसको दिया गया है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारत में वन महोत्सव कब शुरू किया गया था? 1950 में शुरू किया गया था वन महोत्सव, और ये हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में इसको मनाया जाता है। और ये देखिए, ये सब वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये वृक्षारोपण या पर्यावरण के प्रति आपकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अगेन उसका पर्पस भी वही है। यूएन ने 21 मार्च, हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की है। क्यों? अगेन वही कि वनों का हमारे जो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये 21 मार्च का दिन निश्चित किया गया है यूएन ने। तो ये थे प्रश्न कुछ जंगलों पर, मिट्टियों पर और मॉनसून पर। तो आप होप करता हूं कि आपका इसने नॉलेज बढ़ाया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।